Everyone, welcome back to English Aura Institute. Today is the second lecture on Macbeth. ये आपकी शेक्सपियर की सीरीज़ जो चल रही है उसमें हमारा सेकंड लेक्चर है. हम पहले ट्रेजेडीज़ को डिस्कस करेंगे, फिर अदर टॉपिक्स पर आएंगे. इसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को, और अब हम इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और स्टोरी लाइन हम ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. आज हम इंपॉर्टेंट कोट्स यानी कि इंपॉर्टेंट जो लाइन्स हो जाती हैं आपके प्ले के अंदर, हम वो डिस्कस करेंगे. अगर हम प्रेजेंट में आपका ट्रेंड को देखें तो मैंने देखा है पिछले 4-5 सालों में अगर शेक्सपियर के 2 क्वेश्चन आए हैं, 4 क्वेश्चन आए हैं, 3 क्वेश्चन आए हैं, तो उनमें एक ना एक क्वेश्चन ऐसा है जो प्ले की लाइंस पूछ रहा है. तो मैंने आज इस वीडियो में ये कोशिश की है जो सारे प्रीवियस ईयर में आई हुई आपकी लाइंस हैं और जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो मैंने सारी कवर की हैं. तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है. आप चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो पूरी देखिए. इसमें हम 2-4 पॉइंट पहले डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले ये जब लिखी गई है तो ये लिखी गई है आपकी 1606 में. आपका प्ले जो है वो 1606 में लिखा गया है और इसका फुल टाइटल है द ट्रेजिडी ऑफ मैकबेथ. वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं तो हमें थोड़े पॉइंट्स तो याद रखने ही होंगे. सोर्स है, सोर्स आप सभी प्ले का याद रखिएगा. हॉलिशंड क्रॉनिकल. नेक्स्ट आ जाते हैं. ये है सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है और ये 4 इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी यानी कि हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ के सीक्वेंस में ये सबसे लास्ट में आई है और सबसे छोटी भी यही है. और सेटिंग है इसकी स्कॉटलैंड. पूरा प्ले आपका स्कॉटलैंड में इसकी सेटिंग है. चलिए अब इसकी लाइंस, इंपॉर्टेंट लाइन से शुरुआत करते हैं. एक्ट वाइज और सीन वाइज हमारे रहेंगी. फर्स्ट लाइन है आपकी फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर. आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने रेड से लिखा है प्रीवियस ईयर किस में आई हुई है. मैंने इसमें कुछ अदर एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर लाइंस भी मेंशन कर दी हैं तो आपके लिए कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं छूटेगी इसमें से. पहली ही लाइन है विचेस ने कही है. जब वो एक स्टॉर्मी वेदर और थंडर वेदर हमें बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, वहाँ जब वो एक दूसरे से मिलती हैं और मिलने के बाद वो ये लाइन कहती हैं फेयर इज़ फाउल यानी कि जो अच्छा दिखता है वह वास्तव में बुरा हो सकता है, एंड फाउल इज़ फेयर और जो हमें बुरा प्रतीत हो रहा है हो सकता है वो अच्छा हो. तो विचेस आपस में वियर्ड से बात करती हैं, देन वो चली जाती है. उसके बाद हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट, हाँ एक बात ये भी ज़रूरी है कि आपको लाइंस कैसे याद रहती हैं. आप हमेशा जब भी लाइंस याद करें, आपको एक प्ले में से हो सकता है 30 पढ़नी पड़े, किसी में से 50 भी पढ़नी पड़ सकती हैं. अब इतने सारे प्लेस आप कैसे याद रखेंगे? तो उसके लिए ये समझ लीजिए एक नुस्खा है कि आपको उसका कॉन्टेक्स्ट याद रखना होगा कि किस सिनेरियो में वो लाइन बोली गई थी, और या उसमें कोई की पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, की वर्ड याद रख लीजिएगा, तो आपको बहुत ईजी रहेगा. अब हम सेकेंड लाइन पढ़ते हैं इसकी. व्हेन शैल वी देयर मीट अगेन इन थंडर लाइटनिंग एंड रेन. इसमें से जैसे कीवर्ड जो हो जाते हैं आपके, जैसे थंडर है, लाइटनिंग है, मीट अगेन, और यहाँ पर जो विचेस हैं वो फर्स्ट विच कह रही है अब हम कब मिलेंगे उस थंडर लाइटनिंग में फिर से. वो ये डिसाइड करती हैं कि जब शेक्सपियर बैटलफील्ड से वापस आ रहा होगा तो हम तब मिलेंगे. तब ये इनमें आपस में डिस्कशन हो रहा होता है. नेक्स्ट आती है लाइन इफ़ चांस विल हैव मी किंग वाई चांस मे क्राउन मी. ये मैकबेथ की लाइन है. ये कब आती है? जब विचेस उसको प्रोफेसी कर देती हैं कि तुम थेन ऑफ काउडोर बनोगे. सेकंड, वो प्रोफेसी करती हैं कि तुम फ्यूचर किंग होंगे स्कॉटलैंड के. और एक और वो प्रोफेसी करती हैं अबाउट बैंक को. वो कहते हैं तुम्हारे डिसेंडेंट किंग बनेंगे. तो जब ये वाली लाइन आती है मैकबेथ के मन में, ये मैकबेथ खुद से ही कह रहा है, असाइड मतलब वो अपने आप से ही कह रहा है और वो ऑडियंस को सुनाई दे रहा है. जो रीडर्स हैं उनको पता है कि मैकबेथ ये बात कह रहा है, बाकी और किसी को नहीं पता है प्ले के अंदर. ये सिर्फ ऑडियंस को, रीडर्स को पता है. विचेस की प्रोफेसी के बाद मैकबेथ ये सोचता है कि अगर भाग्य चाहता है, चांस यहाँ पे मतलब भाग्य है, भाग्य चाहता है तो वो मैं किंग बन जाऊँगा और नेचुरली ही वो क्राउन मुझ तक पहुँच जाएगा. यानी कि हमें यहाँ पर इस लाइन में ये दिख रहा है कि अभी भी मैकबेथ के मन में मर्डर का कुछ भी प्लान नहीं है. अभी वो ये नहीं सोच रहा, वो सोच रहा है नेचुरली ही किसी भी और रीज़न से वो फ्यूचर किंग बन सकता है. फोर्थ लाइन ये अभी रिसेंट ईयर यानी कि 2023 में आई है. कम व्हाट कम मे टाइम एंड आवर्स रन थ्रू द रफेस्ट डे. ये इसी वाली बात को और पूरा करती है. वो कहती है कि जो होना होगा वो खुद हो जाएगा. जो समय है वो मतलब जो बुरे से बुरा समय भी होता है वो भी पार कर जाता है. मतलब समय हर चीज़ को पार कर जाता है. अगर उसे किंग बनना होगा, अगर उसके नसीब में लिखा होगा तो वो खुद ही बन जाएगा. नेक्स्ट आते हैं स्टार हाइड योर फायर्स. स्टार है वो हाइड योर फायर्स. फायर्स का मतलब यहाँ पर है रोशनी को. लाइट सी माई ब्लैक डीप डिज़ायर. अब यहाँ पर आप कंट्रास्ट देखते हैं. ये सीन आप समझ लेते हैं ये कहाँ पर है. जब मैकबेथ लौटता है किंग डंकन के पास, किंग डंकन उसी खुशी के माहौल में उसकी प्रेस करते हैं और साथ ही साथ वो ये भी अनाउंस कर देते हैं कि मेलकॉम फ्यूचर किंग बनेगा.
और उसको वो प्रिंस घोषित कर देते हैं। वहीं पर मैकबेथ के मन में ये आता है, ये विचार आता है कि जो मेलकॉम है वो उसके रास्ते का एक हर्डल है, वो उसको ये समझता है। मेलकॉम के लिए वो अब उसके दिल में, मतलब गद्दी के लिए उसके दिल में अब चीज़ होने लगी है। अब यहाँ पर जो दो वर्ड दिए हैं लाइट और ब्लैक, तो लाइट जो दिखा रहा है वो गुड को दिखा रहा है, ट्रूथ और जस्टिस को दिखा रहा है, और ब्लैक का मीनिंग यहाँ पर ईविल, गिल्ट, ऐसे नेगेटिव ईविल थिंग्स को दिखा रहा है। तो वो ये कह रहा है कि अपने आप से ही, यहाँ पर ये भी लाइन वो अपने आप से ही कह रहा है, स्टार जो है वो उसकी जो डिज़ायर है, उसकी ब्लैक और डीप डिज़ायर है, उसको छुपा ले, और वो मतलब जाहिर नहीं करना चाह रहा अपने उन ईविल डिज़ायर को, और वही चाह रहा है कि वो उसके डीप डिज़ायर को छुपा लें। नेक्स्ट आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देयर इज़ नो आर्ट टू माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस। ये लाइन है किंग डंकन की। किंग डंकन मेलकॉम और अदर नोबल मैन से कह रहे हैं, और ये किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, जब थेन ऑफ कॉडोर उनको धोखा दे देते हैं, तब वो कहते हैं कि हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को उसके चेहरे से देखकर नहीं पहचान सकते, उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसके माइंड में कौन सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्या चल रहा है, वो नहीं पहचान सकते। अब यहाँ पर इस लाइन में हमें एक आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी दिखाई देती है। कैसे? एक तरफ तो वो कह रहा है कि उसने धोखा दिया, हम नहीं पहचान सकते, दूसरी तरफ वो मैकबेथ पे ट्रस्ट कर रहा है। आगे चल करके हमें ये अंदाज़ा होता है कि अब मैकबेथ के मन में राजा बनने की बात डल चुकी है, और वो प्लान करता है, तो यहाँ पर हमें प्लान करता है मर्डर का किंग डंकन के, और यहाँ पर हमें ड्रामेटिक आयरनी दिखाई देती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, लुक लाइक एन इनोसेंट फ्लावर बट बी द सर्पेंट अंडर इट। ये लाइन है आपकी लेडी मैकबेथ की। लेडी मैकबेथ जब ये लाइन कहती हैं, जब मैकबेथ मर्डर के लिए मतलब रेडी नहीं होता, वो हेजिटेट कर रहा है, तो वो उससे कहती है कि बिल्कुल एक इनोसेंट फ्लावर की तरह हो जाओ और अपनी डीप डिज़ायर को ना हाइड कर लो, यानी कि तुम डंकन को वेलकम करो और वार्मली वेलकम करो, तुम उसको जाहिर मत करो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। नेक्स्ट और 8 लाइन आपकी आती है, इस एक्ट की लास्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, वॉज द होप ड्रंक वेयर इज ड्रेस्ड योर सेल्फ। अब जब मैकबेथ थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा है मर्डर करने के लिए किंग डंकन के, तब ये लेडी मैकबेथ लाइन कहती है, क्या जो तुम्हारी, उसको मैनिपुलेट कर रही है, उसको मतलब ऐसे दिखा रही है, उसको मॉक कर रही है कि तुम्हारे लिए क्या जो ये डिज़ायर थे, ये तुमने मतलब नशे में किए थे, क्या तुमने राजा नहीं बनना था, ये तुम्हारी टेम्परेरी एम्बिशन थी। वो इस तरह से उसको बातें बोलती है, तो ये इंपॉर्टेंट आपकी लाइन हो जाती है। अब आप इनको याद कैसे रखेंगे, कॉन्टेक्स्ट तो आपको याद रखना ही है, इससे आपको ईजी हो जाएगा। जैसे इसमें आपका आ रहा है मेंस माइंड्स कंस्ट्रक्शन, ये एक वर्ड है, आप याद रख सकते हैं इजीली। इनोसेंट फ्लावर है यहाँ पर, अगर आपको ये पॉइंट्स याद रह गए, होप ड्रंक, तो आप रिलेट कर पाएंगे कि ये मैकबेथ की लाइन है। तो अब हम नेक्स्ट एक्ट पर मूव करते हैं, इसमें से इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती हैं। अब एक्ट सेकंड में सबसे इंपॉर्टेंट सीन आता है आपका 2.1 में डैगर सीन। आपको मैंने स्टोरी में बताया हुआ भी है कि मैकबेथ को इमेजिनेशन में एक डैगर दिखाई देता है जो कि पॉइंट आउट कर रहा है किंग डंकन के रूम की तरफ। जब किंग डंकन उनके घर में रुके हुए हैं, उनके कैसल में रुके हुए हैं, तब दिखाई देता है। अब उसको ये लग रहा है कि उसकी इमेजिनेशन है, हेलुसिनेशन है, ये क्या है, इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी। तब ये लाइन वो कहता है, क्या ये डैगर है जो मेरे सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, आई हैव डन द डीड। ये आपकी लाइन आती है आफ्टर द मर्डर ऑफ किंग डंकन। आफ्टर मर्डर, मर्डर आपका कौन से सीन में होता है, आप याद रखिएगा 2.2 में, यानी कि एक्ट सेकेंड सीन 2.2 में आपका आता है। नेक्स्ट है द आई ऑफ द चाइल्डहुड दैट आई फियर पेंटेड डेविल। अब यहाँ पर अगेन लेडी मैकबेथ उसको इतना मैनिपुलेट करती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है, यहाँ पर भी ये आती है, द आई ऑफ अ चाइल्डहुड दैट फियर अ पेंटेड पेंट। अब जब मैकबेथ मर्डर करके रूम में आता है तो वो बहुत डरा हुआ है और वो हाथ में डैगर भी ले आया है, तो उसे ये मॉक करते हुए कहती है कि तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे कि एक बच्चा एक पेंटेड डेविल से, यानी कि एक पेंटिंग है डेविल की, उससे डर रहा होता है। जब कोई मर जाता है तो वो डराता नहीं है, वो ये कह रही है यहाँ पर, तो तुम क्यों डर रहे हो किंग डंकन की बॉडी से। नेक्स्ट है फोर्थ लाइन है, मी थॉट आई हर्ड अ वॉइस क्राई स्लीप नो मोर। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड आप ये याद रखिएगा, मैकबेथ डज मर्डर स्लीप। मैकबेथ ने मर्डर कर दिया है स्लीप का। अब क्या होता है, आफ्टर द मर्डर मैकबेथ को ऐसा लगता है कि उसने स्लीप का ही मर्डर कर दिया, यानी कि अब वो पीसफुली नहीं सो पाता है। ये साइकोलॉजिकल स्टेट दिखा रहा है मैकबेथ की, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। नेक्स्ट है, विल ऑल द ग्रेट नेपच्यून्स ओशन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड। ये इंपॉर्टेंट लाइन कही है मैकबेथ ने, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा ये कही किसने है। अब नेपच्यून ओशन, नेपच्यून एक रोमन गॉड है जो कि ओशन के गॉड हैं, यानी कि सी के गॉड हैं, और ये सबसे बड़ा सोर्स है वाटर का,
सिम्बलाइज कर रहे हैं ये वाटर को। तो यहाँ पर मैकबेथ कहता है कि क्या मतलब जो इतना सारा ओशन है, इतना सारा वाटर है, उसके वो इस ब्लड को क्लीन कर नहीं कर सकते। यहाँ पर ये मैकबेथ की लाइन है। इसी तरह की एक लाइन आगे चल करके लेडी मैकबेथ भी कहेंगी। अब देखते हैं, अ लिटिल वाटर क्लियर अस ऑल दिस ऑफ दिस डीड। अब लेडी मैकबेथ यहाँ पर, लेडी मैकबेथ को इतना रियलाइज नहीं हो रहा, आगे चल करके वो इस साइकोलॉजिकल स्टेट में खुद आएंगी। अब वो यहाँ मैकबेथ को समझा रही हैं कि थोड़ा सा पानी तो आपके हाथों को साफ कर देगा, इस डीड को साफ कर देगा, जो ब्लड है आपके हाथ पे वो क्लियर कर देगा। यहाँ पर लेडी मैकबेथ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हैं। यहाँ तक लेडी मैकबेथ का हमें कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। आगे लाइन है 7th है, देयर इज नथिंग सीरियस इन मॉर्टेलिटी ऑल बट टॉयस। ये आपकी वर्ड याद रखिएगा। अब ये भी लाइन मैकबेथ ने कही है, इसमें लिखने से रह गया, आप नोट कर लीजिएगा। मैकबेथ ना यहाँ पर इस लाइन में ना आपको मैकबेथ की हिपोक्रेसी दिखाई देगी। हिपोक्रेसी कैसे? जब वो डंकन का मर्डर कर चुका है, तो वो वहाँ बाकी के लोगों को जब वो रिवील हो जाता है कि डंकन अब नहीं रहे, तो तब वो ये लाइन बोलता है कि मतलब सभी के सब एक टॉय की तरह हैं, और वो मतलब ये अपनी जो डीड है उसको, जो उसका इविल एक्ट है उसको छुपा रहा होता है ऐसा इनोसेंट बन करके। नेक्स्ट लाइन आती है, देयर इज डैगर इन मैंस स्माइल। अब ये कही है डंकन के बेटे ने, ये लाइन डोनाल्ड बेन ने अपने भाई से कही है। वो कहता है जब उनके फादर का मर्डर हो गया है तो अब उन्हें डर लग रहा है कि अब उनकी बारी है। तो वो कहता है कि हम नहीं पहचान सकते कि किसकी मुस्कुराहट के पीछे खंजर छुपा हुआ है। डैगर खंजर को बोलते हैं, और मैंस स्माइल, तो वही कह रहे हैं कि है तो कोई हम में से ही जो इसका मीनिंग निकल रहा है, लेकिन वो पहचान नहीं सकते कि किसके अंदर क्या छल छुपा हुआ है। नेक्स्ट है आपका एक्ट 3। एक्ट 3 में हम देखते हैं, टू बी दस इज़ नथिंग बट टू बी सेफ। अब हम देखते हैं कि मैकबेथ किंग भी बन चुका है, लेकिन वो डिससेटिस्फाइड है। ये मैकबेथ की लाइन है इंपॉर्टेंट। वो ये कहता है कि केवल किंग बनना ही खुशी नहीं है, किंग बने रहने में खुशी है। अब वो यहाँ पे उसको डर लगने लगा है, डर सताने लगा है कि बैंको जानता है उन प्रोफेसी के बारे में, और बैंको को ये भी पता है कि उसके डिसेंडेंट आगे चल करके किंग बनेंगे। तो वो यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि वो मर्डर करेगा, किंग उसका बैंको का मर्डर करेगा। नेक्स्ट आ जाती है आपकी सेकंड लाइन, देयर इज नन बट हुज आई डू फियर। ये इसमें साफ साफ वो कह देता है मैकबेथ, ये मैकबेथ की लाइन है। मैकबेथ हिमसेल्फ खुद ही कहता है कि मुझे किसी और से डर नहीं लग रहा, मुझे डर लग रहा है। आई का मतलब ये है, मतलब खुद वो कह रहा है ही हुज आई डू फियर। वो किससे डर रहा है यहाँ पर? बैंको से, क्योंकि बैंको उसकी रियलिटी जानता है और कहीं ना कहीं उसे शक भी होने लगा है। अब ये थर्ड लाइन आती है, ये इसी सीन के अंदर चल रही है। आई ओ फुल ऑफ स्कॉर्पियन इन माई माइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है, आप इससे फुल ऑफ स्कॉर्पियन याद रखिएगा कीवर्ड। डियर वाइफ, अब मैकबेथ लेडी मैकबेथ से कह रहा है उसके माइंड में अब वो डिसाइड कर चुका है कि अब वो बैंको और उसके जितने जो उसके डिसेंडेंट हैं उनको मारेगा, यानी कि उसके बच्चे को भी मारेगा। वो ये डिसाइड करता है, तो उसके माइंड में स्कॉर्पियन यहाँ पर ये ईविल एक्ट दिखा रहा है, ईविल थॉट्स को वो बता रहा है, पॉइजनस थॉट को वो बता रहा है कि उसके माइंड में ये थॉट भर गए हैं, ईविल थॉट्स भर चुके हैं, और वहाँ यहाँ पर वो बहुत टायरेंट हो गया है। नेक्स्ट है लाइन, थिंग्स बैड बिगिन मेक स्ट्रॉन्ग देमसेल्फ बाय इल। अब वो खुद ये रियलाइज़ करता है कि अगर आपने कोई भी चीज़ बुरी की शुरुआत की है तो उसे स्ट्रेंथन करने के लिए, उसे और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको और बुरी चीज़ें करनी पड़ेंगी। जैसे कि हम कहते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए हमें 10 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो इसी तरह से मैकबेथ को अपने मर्डर को छुपाने के लिए किंग डंकन के उसे फर्दर मर्डर करने पड़ते हैं। तो वो बैंको के मर्डर करने का जब डिसाइड करता है तब ये लाइन कह रहा है, थिंग्स विदाउट ऑल द रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड, व्हाट इज़ डन इज़ डन। अब यहाँ पर लेडी मैकबेथ बड़े कॉन्फिडेंस से कह रही हैं कि जो हो चुका है वो हो चुका है, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। ये वो मैकबेथ को और कॉन्फिडेंस दे रही हैं। नेक्स्ट आते हैं, दाउ कांट्स नॉट से आई डिड इट, नेवर शेक द गोरी लॉक एट मी। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। इसमें जब बैंको का घोस्ट उस बैंक्वेट में, आपको मैंने बताया था ना बैंक्वेट सीन आता है, वहाँ पर एक भोज आयोजित करता है मैकबेथ खुशी में, तो वहाँ पर उसे अपनी चेयर के सामने ही चेयर पर बैंको का घोस्ट दिखाई देता है, और उसे देख करके मैकबेथ बहुत ऑब्जर्व बिहेव करता है। तो अब वो क्या लाइन कहता है? वो ये कहता है, दाउ कांट्स नॉट से आई डिड इट। तुम ये नहीं कह सकती कि ये मैंने किया है। और वो क्या किस तरह है? बैंको के घोस्ट से कह रहा है, नेवर शेक, तुम मत हिलाओ द गोरी ऑफ लैक एट मी, जो तुम्हारे बाल खून से सने हुए हैं वो मेरे पास आकर के मत हिलाओ। तो इस तरह की बातें वो कहता है इससे, और मतलब वो अपना जो रियल नेचर है वो रिवील करने लगता है। तब उसको कवर अप करती है लेडी मैकबेथ। वो कहती है कि मैकबेथ को ही बचपन से ही फिट पड़ते आए हैं, इसलिए वो एब्जर्व बिहेव कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो कवर अप करती है इस बैंक्वेट सीन में। ये बैंक्वेट सीन आपका आता कब है? BANQUET, बैंक्वेट
सीन। कुछ सीन इसमें इंपॉर्टेंट है एक्ट 3 और सीन 4 में। नेक्स्ट एक्ट 4 आ जाता है आपका। इसमें ये वाला जो सीन है, अब जो मैकबेथ है वो ये डिसाइड करता है कि मैं फिर से जाऊँगा, फिर से उन विचेस से प्रोफेसी पूछूंगा कि अब आगे चल करके क्या होने वाला है। तो तब एक सीन हमारे सामने आता है जहाँ पर बहुत बड़ी कढ़ाई में वो जो विचेस हैं वो कुछ पका रही हैं, बहुत ही वियर्ड चीज़ें वो उसमें डालती हैं। तो वहाँ पर है डबल डबल टॉयल ट्रबल। ये इजी रहेगा आपको याद करने में। फायर बर्न एंड कॉल्ड्रन बबल, जो है वो उबल रही है कढ़ाई में कोई चीज़। तो ये सीन होता है। नेक्स्ट है, अब उसी में हमें दिखाई देते हैं 3 एपरीशन। मैंने बताया ना आपको 3 एपरीशन होते हैं यहाँ पर, ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। 3 एपरीशन अपीयर होते हैं। एक होता है आपका फर्स्ट जो होता है आपका, वो कहता है बिवेयर मैकडेफ, मैकडेफ से सावधान रहो, फर्स्ट एपरीशन। सेकेंड एपरीशन कहता है नन ऑफ वीमेन बॉर्न शैल हार्म मैकबेथ, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको एक माँ ने जन्मा है वो तुम्हें नहीं मार सकता। ये सारी ही जितने भी ये आपकी एपरीशन कहती हैं ये सारी इक्विवोकल हैं। ग्रेट बर्नम वुड, जब तक कि बर्नम वुड चल करके नहीं आया मैकबेथ को कुछ हार्म नहीं कर सकता। डंसनेल हिल तक नहीं आएगा, शैल कम अगेंस्ट हिम, तो कोई भी सिचुएशन उसके अगेंस्ट नहीं होगी। अब हम देखते हैं जब लास्ट होता है प्ले का तो किस तरह से बर्नम वुड चल करके आता है। फिफ्थ लाइन हो जाती है फ्रॉम दिस मोमेंट द वेरी फर्स्ट लिंक्स ऑफ माई हार्ट शैल बी द फर्स्ट लिंक ऑफ माई हैंड। अब यहाँ पर हमें मैकबेथ की बहुत ही ज़्यादा टायरेंट बिहेवियर दिखाई देता है। वो ये डिसाइड करता है कि जैसे ही उसके दिल में कोई बात आती है वो फ़ौरन उसे पूरा कर लेता है। यहाँ पर जैसे ही वो सुनता है कि मैकडफ से उसे सावधान रहना है तो वो फ़ौरन से मैकडफ के मर्डर का भी डिसाइड कर लेता है। क्योंकि मैकडफ ऑलरेडी इंग्लैंड भाग चुका है तो वो उसके कैसल पर हमला कराता है और वहाँ पर उसकी वाइफ और उसके बच्चों को मरवा देता है। नेक्स्ट है आपका 5th एक्ट आता है, लास्ट एक्ट है आपका। इसमें हम अब देखते हैं लेडी मैकबेथ पिछले जितने भी डायलॉग्स में बहुत कॉन्फिडेंस दिखाई दे रही है, अब उनकी साइकोलॉजिकल स्टेट रिवील होने लगती है। यहाँ पर स्लीप वॉकिंग सीन होता है, यानी कि वो अब नींद में चढ़ना शुरू कर देती हैं। ये उनकी जो गार्ड होती हैं वो देखती हैं, वो नोटिस करती हैं कि लेडी मैकबेथ रात में चलती हैं और वो कुछ बोलती हैं। फर्स्ट है इसमें आउट डैम स्पॉट, आउट आई से। लेडी मैकबेथ कहती हैं कि स्पॉट, स्पॉट का मीनिंग है यहाँ पर है सिंबल है ब्लड का, कि ये ब्लड क्या मेरे हाथों से धुल नहीं सकता, साफ नहीं हो सकता। नेक्स्ट है देयर इज अ स्मेल ऑफ ब्लड स्टिल। लेडी मैकबेथ कितनी बार हाथ धो चुकी होती है लेकिन वो फिर भी ये महसूस करती हैं कि उनके हाथों पर अभी भी ब्लड की स्मेल है। नेक्स्ट है ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन लिटिल हैंड। ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। जैसे मैकबेथ नेपच्यून ओशन वाला लाइन कहता है, इसी तरह से ये ऑल द परफ्यूम्स अरेबिया, अरेबिया के क्योंकि अरब फेमस था अपने परफ्यूम्स के लिए, तो वो कहती है ऑल द परफ्यूम्स अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, मेरे छोटे से हाथों को ये साफ नहीं कर सकते। यहाँ पर साइकोलॉजिकल स्टेट हमें दिखाई दे रही है लेडी मैकबेथ की। मर्डर तो हो गया लेकिन वो उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाए। नेक्स्ट है वॉट इज़ डन कांट बी अनडन, जो हो चुका है वो अब नहीं लौटाया जा सकता, जो कर चुके हैं वो कर चुके हैं, फिर नहीं उसको वापस कर सकते। अब ये इंपॉर्टेंट बहुत लाइन है, टुमारो टुमारो टुमारो। मैकबेथ कहता है, ये लाइन जब आती है जब लेडी मैकबेथ की डेथ हो जाती है। लेडी मैकबेथ की डेथ ऑफ स्टेज होती है, यानी कि वो हमारे सामने नहीं होती है, कोई मैसेंजर आता है वो मैकबेथ को इन्फॉर्म करता है कि लेडी मैकबेथ अब नहीं रही। तब मैकबेथ कहता है टुमारो 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 एंड टुमारो। मतलब यहाँ पर वो रिपीटेशन हमें ये दिखा रही है कि टाइम स्लो है और मीनिंगलेस है। तो वो लाइफ को और टाइम को बहुत ही मीनिंगलेस बता रहा है। नेक्स्ट आता है आउट ऑफ ब्रीफ कैंडल। ब्रीफ कैंडल भी यहाँ पर लाइफ को ही कहा गया है कि जो लाइफ है वो बहुत छोटी सी कैंडल है, यानी कि वो बहुत ही क्षणिक है, बहुत ही लिमिटेड टाइम वाली है लाइफ को। अब एक और बात कह रहा है वो, लाइफ इसे, ये सभी मैकबेथ की लाइन है, लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शेडो। लाइफ कुछ नहीं है, सिर्फ एक शेडो है। शेडो यानी कि वो मीनिंगलेस है। नेक्स्ट आ जाते हैं और लास्ट लाइन आती है मैकडफ वॉज फ्रॉम हिज मदर्स वॉम अनलाइनली राइट। ये जब मैकडफ और मैकबेथ का बैटल हो रहा होता है, आमने सामने उनकी लड़ाई हो रही होती है, तब मैकडफ ये रिवील करता है जो प्रोफेसी थी कि कोई भी मदर के वूम से जन्मा व्यक्ति उसको नहीं मार सकता, ये कॉन्फिडेंस दे देता है मैकबेथ को। तो तब मैकबेथ भी रील करता है कि वो अनटाइमली राइड था, यानी कि वो अपनी मदर्स के वॉम से अनटाइमली निकाला गया था, सिजेरियन वो बेबी था। दैट्स इट। ये पूरी आपकी इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। एक एक लाइन आपको अपने नोट्स में इंक्लूड करनी है और ये अच्छे से तैयार करनी है। आई गारंटी यू कि आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो जैसे ही मेरी वीडियो आएगी ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। मेरे एक्सपीरियंस से जब मैंने अपनी नेट क्रैक किया तो मैंने कहाँ से पढ़ा था, क्या चीज़ें की थी, वो मैं सब आपको बताती हुई चल रही हूँ। थैंक यू सो मच।